हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बहमनी साम्राज्य के शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत आपको ताजुद्दीन फिरोज के बारे में बताया था। ताजुद्दीन फिरोज किस प्रकार से हम देखते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में देवराय फर्स्ट से निर्णायक रूप से पराजित हो जाता है और इस पराजय के बाद वो अत्यंत निराश और हताश होकर अपनी राजधानी में लौटता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जब निराश और हताश होकर लौटता है राजधानी में तो वो अत्यंत निर्बल और दुर्बल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसके भाई शहाबुद्दीन अहमद के द्वारा उसे गद्दी त्यागने के लिए विवश किया जाता है और ऐसी स्थिति में वो स्वेच्छा से अपने भाई के पक्ष में गद्दी का त्याग कर देता है और इस प्रकार से उसका जो भाई होता है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, वो बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ये जो गद्दी पर बैठता है हम देखते हैं कि इसे बली या संत वली के नाम से भी जाना जाता है। अपनी उदारता के कारण, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ये सारी बातें होती हैं। हम देखते हैं कि ये जब गद्दी पर बैठा है तो गद्दी पर बैठने के प्रयासों में खलफ हसन नामक व्यक्ति ने इसकी काफ़ी सहायता की थी और इसलिए जब ये गद्दी पर बैठता है तो खलफ हसन को वकील ए सल्तनत बनाया जाता है। और हम देखते हैं इसके शासनकाल में क्या होता है कि अफाकियों को अत्यधिक प्रश्रय प्रदान किया जाता है और इससे जो अफाकियों और दक्कनियों की दरबारी गुटबंदिता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये दक्कनियों और अफाकियों के मध्य में जो गुटबंदी होती है वो अत्यंत सांप्रदायिक रूप धारण कर लेती है और भी भीषण हो जाती है, अत्यंत तीखी हो जाती है। हम देखते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध संघर्षों का आयोजन किया है, पड़ोसियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किए हैं और इन संघर्षों के अंतर्गत क्या होता है कि इसने विजयनगर के विरुद्ध भी अभियान चलाया है। बहमनी साम्राज्य में जो भी सुल्तान बनते थे उनमें अधिकांश ने विजयनगर के विरुद्ध अवश्य अभियान चलाया है। तो हम देखते हैं कि इसने भी विजयनगर के विरुद्ध अभियान चलाया है। विजयनगर के विरुद्ध जो अभियान चलाने के कारण थे वो क्या थे कि एक तो फिर लेकिन इसने क्या किया है कि बेलम सरदार की सहायता से विजयनगर ने बहमनी सेना को पराजित किया है। तो फिर ये क्या करता है 1425 में बेलम सरदार को पराजित करता है और तेलंगाना पर हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन अहमद का अधिकार हो जाता है। और अब ये क्या करता है नवविजित प्रदेशों के शासन के लिए और उन पर अत्यधिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए, उन पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि गुलबर्गा, देखिए पहले राजधानी मैंने बताया जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है तब से लेकर ताजुद्दीन फिरोज के समय तक राजधानी गुलबर्गा रहती है और इसके समय में ही राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया जाता है और बीदर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया जाता है। बीदर जो राजधानी बनाई जाती है उसका नाम मोहम्मदाबाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1429 में ये मालवा की हुसंग शाही सेना, माने हुसंग शाह का मालवा में शासन था, उसे ये पराजित करता है। मालवा के हुसंग शाह को ये हुसंग शाह की सेना को पराजित करता है और गुजरात के विरुद्ध भी अभियान चलाता है। गुजरात के विरुद्ध अभियान चलाता है, उसमें इसे कोई निर्णायक सफलता नहीं मिलती, माने गुजरात के विरुद्ध जो अभियान होता है वो अनिर्णायक रहता है। इसके बारे में एक बात जो प्रसिद्ध है वो ये है कि संत गेसूद राज, जिसके ताजुद्दीन फिरोज से संबंध बहुत खराब थे, संघर्ष की सीमा तक पहुंच गए थे, उस संत गेसूद राज से इसके घनिष्ठ संबंध स्थापित होते हैं। गेसूद राज के बारे में एक बात बताना आवश्यक है, उसने मिरातुल आशिकी नामक किताब की रचना की है जो उर्दू की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा इसने क्या किया है, इसके समय में
बहमन नामा की रचना इसने करवाई है। बहमन नामा देखिए, फिरदौसी का शाहनामा जो लिखा गया था, जो कभी महमूद गजनवी ने लिखवाया था, तो फिरदौसी का जो शाहनामा था उसी की तर्ज पर, उसी की नकल में बहमन नामा की रचना अजारी के द्वारा या इस फरियक के द्वारा की जाती है, जो खुरासान के कवि थे। इन्होंने ही बहमन नामा की रचना की है। ये बहमनी वंश का पद्य में लिखा हुआ इतिहास है। और हम देखते हैं कि इसके समय में क्या होता है, ज्येष्ठता के सिद्धांत को स्थापित किया गया। उत्तराधिकार के क्षेत्र में ज्येष्ठता का सिद्धांत स्थापित किया जाता है। इसने अपने ज्येष्ठ पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद फिर अलाउद्दीन अहमद, इसका जो पुत्र होता है, वो शासक बनता है। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के नाम से शासक बनता है। इसने भी क्या किया है, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्धरत रहा है, लगातार संघर्षरत रहा है। पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके उत्तर में गुजरात, मालवा और खानदेश थे, इनके विरुद्ध इसके अभियान चलाए जाते हैं। और दक्षिण में हम देखते हैं कि तेलंगाना और उड़ीसा, इसके अलावा दक्षिण में विजयनगर के विरुद्ध भी इसने अभियानों का आयोजन किया है। और इनमें जो अभियान चलाए गए हैं इसके द्वारा, विजयनगर के विरुद्ध अभियानों का वर्णन आवश्यक है। तो विजयनगर के विरुद्ध जो इसने अपना सैन्य अभियान का आयोजन किया है, उसका क्या कारण था, तो हम देखते हैं कि विजयनगर के द्वारा 5 वर्ष से खराज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके लिए विजयनगर आश्वस्त था, वचनबद्ध था। तो हम देखते हैं कि उसके द्वारा खराज का न देना, इसके अलावा तुंगभद्रा के दक्षिण पश्चिम के तट पर अनेगुंडी पर देवराय सेकंड के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। इसलिए इसने विजयनगर के विरुद्ध अभियान का आयोजन किया है। इसमें देवराय सेकंड, जो काफ़ी महान शासक था विजयनगर का, वो पराजित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1436 में संगमेश्वर का शासक भी अलाउद्दीन अहमद सेकंड के हाथों पराजित होता है। पराजित होने के बाद वो अपनी पुत्री का इसके साथ में, अलाउद्दीन अहमद सेकंड के साथ में विवाह कर देता है, जिसे इसने रानी जेब चेहरा की उपाधि प्रदान की थी। रानी जेब चेहरा की उपाधि प्रदान कर देता है। फिर ये घटना और आगे बढ़ती है। खानदेश की जो रानी थी उसका महत्व कम हो जाता है, खानदेश की राजकुमारी का। इसलिए फिर अंत में खानदेश के द्वारा गुजरात की सहायता से इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। अंततः खानदेश पराजित होता है और अफाकियों का महत्व उस पराजय में, खानदेश की पराजय में और अहमद सेकंड की विजय में अफाकियों का अत्यधिक योगदान था। इसलिए हम देखते हैं कि उसके दरबार में, उसकी सेना में अफाकियों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, उनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, जो आगे काफ़ी कुछ निर्णायक सिद्ध होता है आने वाले समय में, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो हम देखते हैं और क्या होता है इसके समय में। जब देवराय सेकंड की सेना पराजित होती है तो इसी समय में क्या होता है, 1442-43 में देवराय सेकंड के द्वारा अपने ब्राह्मण सरदारों की, ब्राह्मण सैनिक अधिकारियों की एक सभा का आयोजन किया जाता है। एक सभा बुलाई जाती है कि आखिर ये कौन सा कारण है जिसके कारण बहमनी सेनाएं, बहमनी सुल्तान विजयनगर के ऊपर प्रभावी रूप से विजय प्राप्त करते हैं या अधिक शक्तिशाली सिद्ध होते हैं। तो उसमें जो सभा बुलाई जाती है, उसमें जो निर्णय होता है, उसमें जो मंथन होता है, मंथन के बाद ये तय होता है कि जो बहमनी साम्राज्य की जो सेनाएं हैं उनमें जो मुस्लिम धनुर्धर हैं वो काफ़ी योग्य हैं। इसके अलावा उनकी घुड़सवारों की जो सेना है वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध होती है, युद्ध में तीव्रगामी सिद्ध होती है। इसलिए फिर क्या होता है, देवराय सेकंड के द्वारा तमाम सैन्य सुधार किए जाते हैं। उन सैन्य सुधारों के अंतर्गत अपनी सेना में 2000 मुस्लिम धनुर्धरों की भर्ती की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए राजधानी में, विजयनगर की राजधानी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है जिसमें वो नमाज को अदा कर सकें। इसके अलावा क्या होता है कि साम्राज्य में
विजयनगर दरबार में सिंहासन के समक्ष या सिंहासन के बगल में कुरान को स्थापित किया जाता है, जिससे मुस्लिम सैन्य अधिकारी और मुस्लिम सिपाही उसके आगे अपना मस्तक झुका सकें। ये सारे काम किए जाते हैं। इसके बाद फिर देवराय सेकंड क्या करता है, सैन्य पुनर्गठन के बाद रायचूर के दोआब के निकट स्थित मुदगल के किले पर अधिकार कर लेता है और नुसरताबाद और बीजापुर के विरुद्ध भी उसके द्वारा अभियान चलाए जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अहमद सेकंड के द्वारा उनका प्रतिरोध किया जाता है देवराय सेकंड का, और देवराय सेकंड अंत में तुंगभद्रा को पार न करने का वचन देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अहमद सेकंड के समय में ही, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, महमूद गवाह का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है। महमूद गवाह बाद में हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के विस्तार के लिए, बहमनी साम्राज्य के पुनर्गठन के लिए, सुसंगठन के लिए, सेना के सुदृढ़ता के लिए, प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। जो महमूद गवाह बाद में हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये महमूद गवाह का जो वर्णन है सबसे पहले हमें अहमद सेकंड के समय में ही प्राप्त होता है। हम देखते हैं अहमद सेकंड मरने से पहले अपने पुत्र हुमायूं को बहमनी साम्राज्य का सुल्तान या उत्तराधिकारी घोषित करता है। जो हुमायूं था ये अत्यंत क्रूर था, इसका शासन बहुत अल्प समय के लिए हुआ है, इसे जालिम हुमायूं भी कहा जाता है। इसलिए इसके बाद हम अहमद शाह सेकंड के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहमनी साम्राज्य के अन्य सुल्तानों के बारे में, अहमद सेकंड के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में और हुमायूं के बाद आने वाले निरंतर अन्य सुल्तानों के बारे में आपको विशद रूप से बताएंगे। उससे पहले आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बहमनी साम्राज्य को अच्छे से भली भांति समझने के लिए पिछले वीडियोस को देखें और विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न शासकों की श्रृंखला के बारे में मैंने जो वीडियोज डाले हुए हैं उनका भी आप क्रमशः अध्ययन करें, जिससे आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की संबंधों के बारे में, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की शत्रुता के बारे में भली भांति समझ में आ सके। धन्यवाद।